बड़ी खबर का रुख करते ईरान से डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक हुई है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक यह बैठक चली है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने किसी फैसले का ऐलान नहीं किया। सोर्सेस का दावा, जब्त ईरानी संपत्ति पर नहीं बन पाई है कोई भी एक राय, और ईरान यह चाहता है कि अगर कोई डील हो, अगर कोई समझौता हो तो उसमें शर्त है कि तमाम उसकी संपत्तियां जिसको फ्रीज किया गया है उसे रिलीज किया जाए, उसे बहाल किया जाए। सोर्सेस का दावा है ईरान पर हमले की आशंका अब इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिचुएशन रूम में बैठक हुई, 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है। इनसाइड खबर क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में करीब 120 मिनट तक बैठक की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यूरेनियम का मुद्दा और फ्री संपत्ति पर चर्चा की गई है। सभी मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप को डिटेल में जानकारी भी दी गई है। ट्रंप ने डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों पर बात की है कि क्या तरीके हो सकते हैं। ईरान को लेकर आगे की रणनीति भी इस दौरान तैयार की गई है। अब फाइनल क्या हुआ है? सूत्रों का दावा है कुछ मुद्दों पर तो बात अटकी हुई है। अभी भी ईरानी फ्री संपत्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बैठक में डील पर आखिरी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और आप ये समझिए और जानिए कि आखिर ये जो बैठक हुई, बहुत अहम ये बैठक है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में बैठक हुई है राष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस इस बैठक में मौजूद थे। सूजी वाइल्स जो कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो इस बैठक में थे, और मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। पीट हेग्से जो कि अमेरिका के युद्ध मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, और जॉन रेडक्लिफ जो CIA के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा डैन कैन संयुक्त सेना प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष और साथ साथ माइक वॉल्ट्ज जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे, और स्टीव विटकॉफ जो कि विशेष मामलों पर विशेष दूत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रजेश कुमार सर, आपको क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? एक तरफ कल यह खबर सामने आई कि 60 दिन तक और सीजफायर को बढ़ा दिया गया है। खबर तो ऐसी भी है, हालांकि वो अपुष्ट थी कि जो ईरान है वो ब्लॉकेट खोलने के लिए राजी हो गया, अमेरिका भी धीरे धीरे ब्लॉकेट को खोलेगा, लेकिन इसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं आई। और अब ये बैठक, और इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। आपको क्या आसार लग रहा है? करुणा, ये बैठक इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी ये मामला जो US, इजराइल और ईरान का है काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी पुराना चल रहा है। अच्छी बात यह है कि सीज़फायर की अवधि बढ़ा दी गई है, बैठकें हो रही हैं, और बैक चैनल नेगोशिएशंस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ये बात ज़रूरी है कि जो परसेप्शन बिल्डिंग का काम चल रहा है, दोनों तरफ से बयाने दिए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव, जो हमेशा ट्रंप साहब कह रहे हैं अभी हो जाएगा, ख़त्म हो गया है, मामला सुलझ जाएगा, और ईरान कहता है हम तैयार नहीं हैं। तो कहानी वही रही है कि जो एटॉमिक वेपन की जो प्लान है ईरान का, उसको कैसे ख़त्म करे, ये अमेरिका की सोच है, और ईरान का सोच है कैसे हम अपनी इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को रख सकते हैं या उसको कायम रख सकते हैं। ये मेन मुद्दा है। बाकी जो चीज़ें हैं, फ्रोज़न ऑफ जो ईरान की प्रॉपर्टी हैं, संपत्ति है, हॉर्मुज़ को खोलने की है, हॉर्मुज़ के अंदर से माइंस निकालने की है, हॉर्मुज़ के अंदर से आवागमन की है, ऑयल टैंकर्स का दोनों तरफ से। ये तो कंपैरेटिव लगता है, सिंपलर है, काफ़ी हद तक मान्यता भी हो गई है। लेकिन इशू अटका हुआ है यूरेनियम संवर्धन के ऊपर, जो ईरान कहता है ये हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेशन का है, और इसके अंदर आप दखलंदाज नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि जब तक शांति हो नहीं जाती है, इस तरह की सरगर्मी बढ़ी रहेगी, लड़ाई की हालत बनी रहेगी, और कुछ भी हो सकता है, विस्फोटक मामला है। मगर दोनों देश थक गए हैं, दुनिया भी थक गई है, और कोई रास्ता निकलेगा, मेरा ये मानना है आज। और देखने की बात है अगले कुछ हफ्ते में क्या होता है। बिल्कुल सर, आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं जैसा आपने बताया, और कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सकारात्मक बयान दिया जाता है तो बिल्कुल ही उलट बयान उसके बाद वो देते हैं। मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, सिचुएशन रूम मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अंतिम निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर अमेरिकी मीडिया में भी जानकारी नहीं है।
तो आगे क्या होगा, इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। हालांकि बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत जरूर दिए गए थे। तो क्या ईरान युद्ध राउंड 2.0 होकर रहेगा? हालात ऐसे ही बन रहे हैं। ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी निगरानी पहले से बढ़ जाएगी। यूरेनियम पर नए प्रस्ताव पेश होने की भी संभावना है। इसके अलावा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों पर अलग से वार्ता होगी। अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप की अगली बैठक में संभव बताया जा रहा है। दबाव के लिए छोटे हमले की आशंका भी बढ़ गई है। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर भी एज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन मनीष, जिस तरीके से यहाँ बातचीत हो रही है, क्या ये महज बहाना है या फिर वाकई में कोशिश की जा रही है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बन सके और उसके बाद ये जंग खत्म हो पाए? क्योंकि इजराइल की मंशा तो शुरू से अलग है, अमेरिका का मोटिव भी अलग है, और उनमें से एक मोटिव भी अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। देखिए, मौजूदा सिचुएशन को लेकर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में जब 2 घंटे तक माथापच्ची की गई, तो उसके बाद अगर कुछ सकारात्मक होता, यानी कि कहीं कोई डील हो रही होती, तो आप और हम सब जानते हैं कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गाजे बाजे के साथ बता रहा होता कि देखो जी अब ये हो रहा है, ये हो रहा है। बल्कि जब डील नहीं हो रही थी तब तो वो पूरी दुनिया में चिल्ला रहे थे कि बस अब हम कुछ ही देर में डील करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में डील करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक 2 घंटे की इस बड़ी बैठक के बाद चुप्पी साध ली गई है। इससे एक बात तो साफ है कि जो कुछ भी फैसला लिया गया, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था बैठक में जाने से पहले कि मैं एक अंतिम फैसला लेने जा रहा हूं, वो सकारात्मक नहीं है। उसमें एकदम साफ ये बात आ रही है कि ईरान इनके मुताबिक नहीं चल रहा है, और इसीलिए अब जो फैसला लिया गया वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रह सकता है। यानी कि उसके बाद जिस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्री भी कह रहे कि हम युद्ध से बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड के युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लगातार स्थितियां और जटिल होती जा रही है पहले की तुलना में। आपने देखा कि 2 दिन पहले कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ओमान तक को धमकी दे रहे थे, क्योंकि ईरान और ओमान आपस में ये बात कर रहे थे कि हम दोनों मिलकर कैसे हॉर्मुज स्ट्रीट को चलाएंगे, उसको लेकर बात कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओमान तक को धमकी दे दी थी। लगातार ईरान पर और अधिक नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। नेवल ब्लॉकेड के अलावा एयर ब्लॉकेड किया गया, लगातार और सैंक्शंस बढ़ाए जा रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे सही, लेकिन अमेरिका सेकंड राउंड के जंग के लिए तैयारी। बिल्कुल मनीष, और अमेरिका युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं से भी जो अमेरिका के तेवर है वो नरम होते नजर नहीं आ रहे। और अमेरिका साफ ये बोल रहा है कि या तो उसकी शर्तें माननी है, एक एक बात जो कही गई है, या फिर युद्ध होगा। एक और बड़ी खबर, सिचुएशन रूम में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। ईरान को इस बात पर सहमत होना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम नहीं बनाएगा, और यही तो पेच है। ईरानी परमाणु डस्ट को अमेरिका निकालेगा, आइए ये परमाणु डस्ट को नष्ट करेगा। फिलहाल ईरान को कोई हर्जाना भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि समझौता वैसे नहीं होगा जैसे ईरान चाहता है, बल्कि समझौता वैसे होगा जैसे अमेरिका चाहता है। तो अमेरिका ईरान समझौता कहां तक पहुंचा है, पहुंचा भी है थोड़ा बहुत आगे या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको बताते। सहमति कहां पर है, टकराव कहां पर है, ये पूरी जानकारी आपके सामने। तो देखिए, सहमति और टकराव कहां पर है, इन मुद्दों पर जो बातचीत है वो हो रही है। आप देखिए, होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटेंगी, इस पर सहमति है। लेकिन टकराव हमने आपको बताया, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ईरान चाहता है कि उसकी तमाम जो दुनिया भर में फ्री संपत्तियां हैं उसको रिलीज किया जाए। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, यहां पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि सिर्फ जो वो चाहता है वो ईरान करे, और ईरान बोल रहा है कि एक बार बातचीत शुरू करो, एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, तो ब्लॉकेट खत्म करो, इसके बाद आगे देखा जाएगा परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या होता है। देखिए करुणा, अमेरिका वो कर रहा है जो युद्ध से पहले जो स्थिति थी, युद्ध से पहले भी वो ईरान को नेगोशिएशन के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहा था, न्यूक्लियर इश्यूज़ पे दबाव बना रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले खुला था, युद्ध जब शुरू हुआ तो ईरान ने उसको ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये बात मान के चलिए कि ये काम युद्ध से पहले भी हो सकता था, लेकिन चूंकि अब ईरान का इतना बड़ा डैमेज हो गया और ईरान घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और पूरा नेगोशिएशन पे आ गया,
हॉर्मुज को एक तुरप का इक्के के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो अमेरिका मुझे लगता है कि अब बैकफुट पे चाहता तो है कि नेगोशिएशन हो, लेकिन मुझे लगता है कि पेंटागन और इजराइल ये दोनों बड़े फैक्टर हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान को इस स्थिति में छोड़ा जाए, क्योंकि ईरान अब ज़्यादा मोरली स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा एक बड़ा एक पावरफुल रूप में इमर्ज होगा मिडिल ईस्ट में। वो मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरा है, इजराइल के लिए भी खतरा है, और मुझे लगता है कि यूएई भी इस बात को नहीं चाहता है, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुँचाए, जिसमें शर्त ये है हॉर्मुज को आप फ्री कीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा है, जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको डस्ट में मिलाना, वो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उस टारगेट को अचीव कर रहा है। ईरान उसको गिव अप नहीं करने देना चाहता है। तो दोनों जगह ईरान अपना पासा रख रहा है कि यूरेनियम को भी रखना है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो अभी न्यू नॉर्मल क्रिएट किए हैं उस न्यू नॉर्मल के आधार पे काम करना। तो ये बात मान के चलिए कि मुझे लगता है कि ईरान ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो गया आज के बजाय। उनका लीडरशिप डैमेज हुआ, उनका नेवल डैमेज हुआ, उनका एयरफोर्स डैमेज हुआ, वो सब हो गया, लेकिन मुझे लगता है उस डैमेज को रिकवर करने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिल्कुल, यानी एक तरह से जो उसके साथ हुआ संजय सर, उससे सबक सीखा और उसके बाद खुद को और मजबूत करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। प्रगति बिल्कुल, और मुस्तफा की तबीयत को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि वो पहले से बेहतर हुए हैं। खबर ये कि 60 दिन के सीजफायर की शर्त सामने आई है। ईरान को $300 अरब के फंड पर चर्चा, अमेरिकी कंपनियों के निवेश का भी प्रस्ताव है, जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की भी योजना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबर। तो जंग या शांति, जंग के कितने आसार हैं, शांति की क्या संभावना है, ये आपको बताते हैं। शांति के क्या आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 50-50 जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, कभी लगता है कि कोई पॉजिटिव रास्ता अपनाया जाएगा और कभी बिल्कुल उलट जानकारी मिलती है। ईरान ने अमेरिका को जवाबी प्रस्ताव भेजा है, इससे लग रहा है शांति हो सकती है। डील से पीछे हटा ईरान तो तुरंत स्ट्राइक भी की जाएगी। बड़ी जानकारी ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव स्वीकार किया है, तो ये एक अच्छी खबर है। अब प्रस्ताव से पीछे हटा ईरान तो फिर क्या, विध्वंसक हमले शुरू हो जाएंगे, यानी कि जंग की आशंका। अमेरिका ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार। अमेरिका डील या युद्ध में से किसी एक पर गंभीर जानकारी मिल रही है। 60 दिन के लिए सीजफायर बढ़ सकता है। वहीं यूएस ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे, तो बात नहीं बनी तो अमेरिका अटैक लगभग तय है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और ब्रजेश सर, जिस तरीके से ये 50-50 जानकारी मिल रही है, ये बात तो साफ है कि ईरान को भी पता है कि अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानने वाला, अमेरिका को भी पता है कि ईरान झुक नहीं रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत बदलाव तो देखने को मिला है। क्या इस बार भी सिर्फ बातचीत का बहाना ही किया जा रहा है और उसके पीछे जैसे पहले हुआ था जंग की आहट सुनी जा सकती है और तैयारी की जा रही है एक बार फिर से हमले की? प्रगति, जब इस तरह की माहौल में हम हैं तो 50-50 चांसेस तो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जंग के लोग हैं, जो वॉर मशीनरी अमेरिका की है, वो तो हमेशा वॉर के लिए तैयार ही रहेगी, हमेशा कंटिजेंसी प्लानिंग करती रहती है। ये होगा तो हम ये करेंगे, हॉर्मुज को खोलना होगा तो हम ये करेंगे। तो वो एक फिक्स चीज़ें हैं। और दूसरा जो शांति की बात है, जो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है, वो भी चलती रहती है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और वॉर के थ्रेट के ऊपर में डिप्लोमेसी से काम लिया जाता है। अंत में सॉल्यूशन तो लड़ाई नहीं है, सॉल्यूशन तो बातचीत है और डिप्लोमेसी और एग्रीमेंट है। तो उस मामले में मेरा मानना है कि बड़ी अच्छी प्रगति हुई है कि दोनों देश बात कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि अभी जो है क्या कहते खाड़ी के और भी देश डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं, जो अमीर हैं वहाँ के गल्फ देश के, उनके साथ भी वार्ता हुई है और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आ गई है। जो MOU की बात चल रही है कि अगले 60 दिन तक लड़ाइयाँ नहीं होंगी और हम जो मामले जो टफ हैं, जो इंट्रिकेट हैं, उसको सुलझाएंगे। तो दो ही मामले मेरे ख्याल से बचे आते हैं। एक, जो 400 किलोग्राम के आसपास जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको कहाँ रखेंगे, ईरान के अंदर रखेंगे, अमेरिका के देख निगरानी में रखेंगे, या ईरान उनको लेके चीन में रखेगा, या ईरान उनको लेके रशिया रखेगा, ये एक मुद्दा है। दूसरा है जो संवर्धन की क्रिया है, जो राइट है ईरानियन का,
उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये मानना है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी के जरिए भी उसको किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर, अभी तक के बयान से ब्रजेश सर ऐसे लग रहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर या फिर जो उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर उस पर कोई सहमति बनती है तो अमेरिका चाहता है कि वो उसके पास ही आए या उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, आएंगे आपके पास ही मनीष। देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर बाखर कालिबाफ का बड़ा बयान, कहा ईरान हक वार्ता से नहीं मिसाइल से हासिल करेगा। कालिबाफ ने अमेरिकी गारंटी और वादों पर अविश्वास जताया। कालिबाफ बोले, पहले कार्रवाई करे अमेरिका, फिर जवाब देंगे इसका। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाखर कालिबाफ की तरफ से कि हम जो अपना हक है वो वार्ता से नहीं बल्कि मिसाइल से भी हासिल कर सकते हैं। तो ट्रंप को कालिबाफ का यह बहुत ही बड़ा और कड़ा संदेश है। बड़ी बात है कि आप समझिए, नंबर 1, ईरान ने साफ किया दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं और यह रुख लगातार देखने को मिल भी रहा है। नंबर 2, वार्ता से ज्यादा सैन्य ताकत पर भरोसा दिखा रहा है अब भी ईरान। नंबर 3, मिसाइल क्षमता को अपनी असली ताकत कालिबाफ बता रहे हैं। इसके अलावा किसी भी समझौते से पहले ठोस कदम की मांग भी की गई है। बड़ी बात यह भी कि अमेरिकी गारंटी पर अविश्वास दोहराया गया है, लेकिन इससे संदेश क्या दिया गया? प्रतिबंध और दबाव की नीति पूरी तरह बेअसर साबित हुई। पहले अमेरिका कदम उठाए और फिर ईरान जवाब देगा, ये ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा सैन्य विकल्प की याद दिलाकर दबाव बनाने की कोशिश है। समझौते के बाद भी ईरान अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा, यह कहा गया। सबसे बड़ा संकेत क्या मिल रहा है? ईरान बातचीत का दरवाजा बंद नहीं कर रहा है। सौदेबाजी की ताकत, मिसाइल और सैन्य जो क्षमता है वो एक साथ यहां पर देखने को मिल रही है। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, हम तो बार बार सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये खुलकर बोलते हैं कि देखिए, ईरान की जो सेना है उसकी, चाहे उसमें एयरफोर्स हो, उसमें उसकी आर्मी हो, नेवल फोर्स हो, सब कुछ हमने खत्म कर दिया, सब कुछ हमने बर्बाद कर दिया, ईरान को बहुत ही कमजोर और गर्त में डाल दिया। फिर आखिरकार ये जो रुख है, ये जो तेवर है, वो कालिबाफ कैसे दिखा पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप साहब ने सारा दाव कालिबाफ पर ही लगाया था। आपको याद होगा कि ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ साहब चीफ नेगोशिएटर भी थे, पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन अब अचानक से उनके तेवर और अधिक कड़े होने लगे। उसकी वजह यह है कि ईरान के भीतर जब जैसे ही नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनई या फिर उनकी जो अपनी टीम है उन्होंने सत्ता को और अधिक मजबूती के साथ पकड़ना शुरू किया, तो कालिबाफ जैसे लोग को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए और अधिक कट्टर बनना पड़ रहा है। तो जो नेता ये इमेज रख रहे थे वेस्टर्न कंट्री में या अमेरिका में, ये थोड़े नरम है, जिसके बारे में ट्रंप भी कह रहे थे कि नहीं ये थोड़े समझदार हैं, उन सब के बारे में आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से कालिबाफ अब वो भाषा बोल रहे हैं जो मुस्तफा खमनई की भाषा है, क्योंकि हर किसी को ये बताना है। और इन्हें कह दिया गया कि आप ज़्यादा नरमपंथी बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना फिर जल्दी ही फिर आपका काम लग जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब मुस्तफा खमनई, जिसको आप कह सकते हैं कि खमनई इस बैक वाले मोड में है, तो खमनई जैसे जैसे मजबूत होते जा रहे हैं वैसे वैसे ईरान और अधिक कट्टर पोजीशन पर जा रहा है। और इसीलिए अब कोई गुंजाइश नहीं है, जब भी ट्रंप की तरफ से ये बात कही जाती है कि बस अब डील हुआ, हकीकत यह है कि मुस्तफा खमनई किसी भी तरह के डील करने के मोड में नहीं है। उनका कहना है अब जो होगा जंग में ही फैसला करेंगे और उसी के लिए आप तैयारी करो। तो इस लाइन पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी की वजह से आप देखते हैं कि ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठे हैं, उसी की वजह से देखते हैं कि आप तमाम तरह की धमकियां हो रही है, या उसी की वजह से देखते हैं कि सो कॉल्ड ईरानियन न्यू लीडरशिप जो थी वो भी आप कट्टर रुख अपनाए हुए है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के बीच ज्यादा तलखी है बनिस्बत की 28 जून के दौरान। बिल्कुल, और वो साफ तौर पर बयानों में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस तरीके से कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है उसका क्या असर होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका की मदद की एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान पर यूएई से किए गए दर्जनों हमले, इतना ही नहीं, युद्ध विराम के बाद भी हमले यहां पर जारी रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मदद की खबर, ईरान पर यूएई से कई दर्जन हमले किए गए। युद्ध के दौरान यूएई ने अमेरिका की मदद की। हालांकि ईरान की तरफ से भी यूएई पर कई हमले किए गए। तो कई बड़े बड़े शहरों पर ईरान की तरफ से भी हमले किए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर मिल रही है कि
इस दरमियान यूएई ने अमेरिका की मदद की। और संजय भारद्वाज सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय सर, ये तो देखा गया कि ईरान की तरफ से यूएई पर हमले किए गए थे, वो बड़े शहर जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी वहां तक हमले हुए थे, लेकिन ये जो जंग की तस्वीरें, हमले की तस्वीरें सामने आई थी, इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, पहले से ही खटास की खबरें सामने आने लगी थी जिसकी वजह से ये हमले किए गए। यूएई ने अमेरिका की मदद की, ये भी सभी ने देखा। अब आगे जो तस्वीरें सामने आएंगी उसमें इन सभी देशों का क्या रुख रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। देखिए प्रगति, ये तो साफ साफ एक 2020 में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था उसमें यूएई ने इजराइल को उसको साइन किया था, यानी कि इजराइल और यूएई एक ही डाल पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड को लेके बात हो या ईरान को लेके बात हो। दूसरी बात साफ साफ है कि टेररिज्म का जो मुद्दा है, दोनों ही कंट्री, इस इजराइल भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं और यूएई भी जो ईरान संवर्धित सपोर्टेड जो टेररिज्म है उसके खिलाफ है। तो दोनों के अपने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है और इसीलिए कॉमन एनिमी ईरान के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो दूसरे, जैसे सऊदी अरबिया निश्चित रूप से एक जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उससे अपने आप को बंधा हुआ पा रहा है, और जैसे पाकिस्तान का भी अलाई है तो एक तरीके से वो एक अलग खेमे में है, लेकिन चूंकि अमेरिका के दबाव में है तो अमेरिका के साथ सहमति मनाए हुए हैं। तीसरे जो बहरीन और जहाँ तक कतर की बात है, देखिए इन पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, ओमान पे, इन पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ़र्क पड़ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने से, ब्लॉकेड करने से। यूएई के पास अपना एक एग्जिट पॉइंट है, सऊदी अरबिया के पास एक अपना एग्जिट पॉइंट है, लेकिन इनके पास में बिल्कुल कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। तो ये भी निश्चित रूप से इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन बात कहाँ है कि देखो ईरान ने कहाँ गेन किया। ये सारे इश्यूज़ को अब ईरान और अमेरिका लिंक कर चुका है। 60 डेज का जो सीज फायर हुआ है उसको आप हॉर्मुज को डीमिलिटराइजेशन करने की बात पे एक तरीके से मुझे लगता है सहमति हो रही है। दूसरा जो न्यूक्लियर इश्यूज है उस पर भी सहमति हो रही है कि आप हमारे एक तो जो अकाउंट्स है उसको डीप फ्रीज कीजिए, दूसरा जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उस सैंक्शंस को भी आप रिलीज कीजिए, तो हम न्यूक्लियर इश्यूज पे हम आपके साथ में समझौता करेंगे। लेकिन मुद्दा कहाँ अटका हुआ है? मुद्दा अटका हुआ है दो जो सबसे बड़े इशू है। एक तो जो लेबनान जो हिजबुल्लाह का इशू है कि जहाँ पे इजराइल एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये बात अभी पिछले बार भी कहा कि इजराइल और पेंटागन एक जगह खड़े हुए हैं, वो इस बात पे सहमति नहीं दे रहे हैं कि वो जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के उनको कैसे कंट्रोल करेगा, क्या इजराइल पर वो अटैक नहीं करेंगे जैसे कि हमास ने 7 अक्टूबर 2022 में जो अटैक किया था। तो ये सारे मुद्दे जो बिल्कुल। और सर हमने ये भी देखा कि कैसे जो लग रहा है, चांसेस बनते नजर आ रहे हैं कि दूसरा फेज यानी अगला चरण युद्ध का कभी भी शुरू हो सकता है। इससे पहले यूएई को और ज्यादा शक्तिशाली एम्पावर किया गया इजराइल की तरफ से और डिफेंस सिस्टम भी दिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को दिया है करारा जवाब। ईरान ने ऑयल सप्लाई का नया रास्ता, नया रूट ढूंढ लिया है। रेल मार्ग से तेल एलपीजी निर्यात कर रहा है ईरान। चीन और पाकिस्तान को तेल एलपीजी निर्यात ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये है वो अल्टरनेट वैकल्पिक रास्ता जिसके जरिए ईरान अब दूसरे देशों को ऊर्जा की सप्लाई कर रहा है। तो ईरान रेल रूट से तेल एलपीजी क्यों भेज रहा है? ये वैकल्पिक रास्ता क्यों चुना गया है? हॉर्मुज पर जोखिम कम करने की कोशिश, अमेरिकी नाकेबंदी से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा चीन को एनर्जी की सप्लाई लगातार जारी रखना भी एक मकसद है और पाकिस्तान के साथ लगातार जो ऊर्जा व्यापार है वो बढ़ाना भी एक मकसद है। प्रतिबंधों के बीच ऑप्शन सप्लाई चेन बनाना यानी कि वैकल्पिक रास्ता ढूंढना, समुद्री मार्ग पर सैन्य तनाव का असर भी घटाना एक मकसद है। इसके अलावा निर्यात बंद होने के खतरे को भी कम करना, मध्य एशिया से नया ऊर्जा कॉरिडोर बनाना, यह भी इस वैकल्पिक रास्ते का मकसद है। और पार्टनर देश को तेज डिलीवरी देने की पहल, ऊर्जा निर्यात से होने वाली आय बनाए रखना भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अब देखिए बड़ी बात क्या, ईरान समुद्री रास्ते पर निर्भरता घटा रहा है, चीन और पाकिस्तान को रेल से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है और तनाव की स्थिति में भी निर्यात को जारी रखना चाहता है। रेल को बैकअप एनर्जी कॉरिडोर बनाना भी एक वजह है। संकट के असर को कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और ब्रजेश कुमार सर, एक बात बताइए, जो ब्लॉकेट किया गया अमेरिका की तरफ से, वो ब्लॉकेट खाड़ी देशों के लिए नहीं बल्कि वो ईरान के लिए किया गया, यानी कि ईरान की तरफ या फिर ईरान से कोई जहाज अगर निकलता है तो उसको रोका जाएगा, उस पर हमला किया जाएगा। लेकिन अगर ईरान
की तरफ से ये जो वैकल्पिक एक अल्टरनेट रूट तैयार कर लिया गया और इसमें सफल हो जाता है, तो ये कितना बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए और उसने जो पूरी रणनीति बनाई है उसके लिए साबित हो सकता है? करुणा, ये जैसे कहा, ये वैकल्पिक है। ये हो सकता है, ये संभव है, लेकिन हमें इसको रियलिज्म देना पड़ेगा। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह के कॉरिडोर बनाते हैं, रेल के हों, रोड के हों, और उसके साथ साथ एक पोर्ट के साथ जुड़ जाए, तो उसके जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, पैसे बहुत लगते हैं और बनने में ही वर्षों लग जाएंगे। तो ये संभव तो है, मगर अगर हम लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा फारफेच्ड नज़र आता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये भी सुनना चाहिए कि देखिए, इंटरनेशनल ऑयल का दाम घट करके $91 पे आ गया है कल का डेट में। तो ये एक एक्सटर्नैलिटी फैक्टर है जो दुनिया समझती है, चीज़ों का अनुमान लगाती है, तो वो समझ रही है कि शायद हम एक रास्ते पर चल रहे हैं जिससे इस समस्या का सुलह होगा। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी सोच है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो अमेरिका की जो भावना है, अगर हॉर्मुज़ बंद होता है अमेरिका कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं। ब्लॉकेज होता है तो अमेरिका को फ़र्क पड़ता है? जी नहीं। उसके सैन्य ताकत वहाँ पड़ी हुई है, तैनात है, डिप्लॉयड हैं, और उनको न तेल की फिक्र है न किसी और चीज़ की फिक्र है। फिक्र है तो सिर्फ ईरान की। तो यही जो बात भी अभी बता रहे थे मनीष झा कि ईरान के अंदर भी एक वैक्यूम सा लीडरशिप का चल रहा है जी। गलीबाफ को भी, जो कि सबसे पोटेंट लीडर हैं, उनको भी कभी कभी सख्त भाव लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर में कोई सहमति बनी नहीं है। 3 देश के अंदर जो लोग हैं जो लड़ाई से पीड़ित है, इकोनॉमिक हालत में पूरा पुअर है, लोग को चिंता हो रही है, 3-4 तरह की जो लीडरशिप है, तो उसके ऊपर में स्ट्रगल भी होता है। वो भी एक बड़ा कारण है कि ये लड़ाई खिंच रहा है। यहाँ तो अब अमेरिका इकलौता ही है, लेकिन वहाँ पे 3 हिस्से बन रहे हैं। बिल्कुल सर। और एक और बात बताएंगे कि जो इजराइल है उसने भी अपनी गतिविधियां तेज कर रखी है। जो लिटनी रिवर था उसके नॉर्थ में उसके फौज कभी गई नहीं थी। बिल्कुल सर, रणनीति तैयार की जा रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तमाम कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन जंग की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी ओर बातचीत की भी कोशिश हो रही है। एक और बड़ी जानकारी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी पर IRGC ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे में हॉर्मुज से गुजरे 24 कंटेनर और जहाज। ईरानी सेना की इजाजत के बाद ये सभी जहाज गुजरे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सेना का पूरा कंट्रोल है, ये बड़ी खबर है। 24 कंटेनर और जहाज यहां से गुजरे हैं। ईरानी सेना की इजाजत के बाद ही ये जहाज यहां से गुजर पाए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सेना का पूरा कंट्रोल। IRGC का ये बड़ा दावा नाकाबंदी को लेकर। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर ईरानी मीडिया का दावा। ट्रंप के बयान में झूठ और सच्चाई दोनों है। यह कहा जा रहा है कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, यानी कि एक तरह से ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश और ईरान ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उस पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो शुद्ध सच्चा नहीं होता। बिल्कुल बड़ी खबर यह कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का हमला भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ईरान बातचीत के लिए तैयार है, बैठकों का सिलसिला अमेरिका में जारी है, दूसरी ओर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने एक चर्च पर रॉकेट दागे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, और हमले के वक्त इलाके में मौजूद नहीं थे इजरायल डिफेंस फोर्स के जवान, ये भी रिपोर्ट। और देखिए दक्षिणी लेबनान से एक और बड़ी खबर, यहां पर हिजबुल्लाह की बमबारी हुई है। इजरायली सैनिकों को टारगेट पर लिया गया। बमबारी के बीच दिबीन गांव पर IDF ने कब्जा भी किया है। ये देखिए आप, इजरायली सैनिकों को टारगेट पर लिया गया दक्षिणी लेबनान में। यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन लगातार IDF का जारी है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात की है और लेबनान में जारी जंग के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायल के साथ तनाव लेबनान कम करे, ये सलाह भी रूबियो की तरफ से दी गई है। तो ईरान वर्सेस अमेरिका, किन मुद्दों पर बात? नंबर 1, हॉर्मुज नाकेबंदी को लेकर जो बात है वो लगातार हो रही है और हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण होना चाहिए, ये ईरान चाहता है। तेल निर्यात पर रोक नहीं लगनी चाहिए।
यूरेनियम का जो सरेंडर है इसको लेकर भी बात हो रही है। अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से स्टॉप दिया जाए। परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका चाहता है कि फुल एंड फाइनल बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम पर भी अमेरिका चाहता है कि बात करना बहुत जरूरी है। ईरानी फ्रीज संपत्ति को रिलीज करना जरूरी है, ईरान चाहता है। युद्ध का हर्जाना देना चाहिए अमेरिका को, यह ईरान चाहता है। प्रतिबंधों में ढील मिलनी चाहिए, यह ईरान चाहता है। लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए, यह ईरान चाहता है। दो मुद्दों पर बात अटकी हुई है, क्या है? नंबर 1 होर्मुज स्ट्रेट, और इसके साथ साथ अमेरिका का पक्ष क्या है और ईरान का पक्ष क्या है, ये आप जरा जानिए कि होर्मुज को लेकर ईरान क्या बोल रहा है। होर्मुज खोले, ईरान होर्मुज खोले, यह अमेरिका कहना है। होर्मुज पर ईरान का हक रहेगा, ईरान लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है। ईरान माइंस को तुरंत हटाए, जो समुद्री माइंस बिछा रखी है, यह अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका पहले नाकाबंदी को हटाए, इसके बाद हम कुछ करेंगे, यह ईरान का कहना है। ईरान टोल ना ले, क्योंकि वहां पर टोल सिस्टम अब लागू कर चुका है और इसी को जारी रखना चाहता है, तो होर्मुज से ईरान टोल वसूलेगा, यह ईरान का कहना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर।